तो दोस्तों ये एक मास्टर डॉक्यूमेंट है। मैं आपको एक मास्टर स्लाइड के थ्रू चाहता हूँ समझाना कि क्या क्या ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा हमारे समाज पर, ब्रॉडर इन्वायरमेंट पर भी, एंड सब कुछ चीज़ों के बारे में आपको चाहता हूँ बताना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं क्विक हिस्ट्री से कि ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए क्यों था। दोस्तों देश आज़ाद हुआ एंड हमारे देश में इनसफिशेंट खाना था, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। एंड दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हमारे देश में हर इंसान के पास 417 ग्राम से भी कम खाना अवेलेबल था हर रोज़। तो दोस्तों फार्मर्स जो थे वो बहुत डेट में भी थे, अंग्रेज़ी पॉलिसीज ऐसी थी। एंड अगर हम सरल भाषा में बोलें तो दोस्तों देश में फूड और बाकी सभी क्रॉप्स की बहुत भयंकर कमी थी। तो अब यहाँ पर एक हमारे हिस्टोरी जो अगर हिस्ट्री में झांक के देखते हैं, एक बायोलॉजिस्ट हुए बहुत ही फेमस फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, नॉर्मन बोरलॉग। वो आते हैं, वो दुनिया में मैक्सिको में वो डेवलप करते हैं कुछ सीड की वैरायटी जिनको वो कहते हैं कि ये ज़्यादा जिसमें से हम यील्ड निकाल सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। एंड देन दोस्तों यहाँ पे वो जो लीव्स के साइज थोड़े छोटे हो जाते हैं, ग्रेजुअली लीव्स खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर भी उन पत्तों की जगह भी उन क्रॉप्स में क्या उग रहा है, ग्रेन्स उग रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जल्दी बहुत रैपिडली ऐसी जो 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 वेराइटीज़ बनाई गई, जो स्टॉक्स बनाए गए, जो कि ऐसी जो हमारी जो क्रॉप्स थी जो कि पर्टिकुलरली ज़्यादा जिसमें जिसमें ग्रेन्स थे, डिजीज़ नहीं होता था, उनको जल्दी उगती थी एंड फर्टिलाइजर्स को भी रिस्पॉन्ड करती थी कि अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन दोगे तो और ज़्यादा उसमें से अनाज निकलेगा। भारत में आते हैं डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। नॉर्मन बोरलॉग के साथ वो काम करते हैं एंड देश भर में 1960s में हम शुरू करते हैं एक ऐसा एक अन्न उगाने का, हम अपना पूरा रेवोल्यूशन जो हमारे देश को आने वाले सालों में कंप्लीटली बदल देगा। हमारी पॉवर्टी रिड्यूस करता है, हमारा माल न्यूट्रिशन हंगर को भी रिड्यूस करेगा आने वाले टाइम में। दोस्तों अब 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को लेके हमारे देश में। सबसे पहला कि इसने फार्मिंग के अंडर एरिया बढ़ाया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फार्मिंग के अंदर अब जो लोगों को ला सकते थे। एंड देन दोस्तों क्रॉपिंग, जो हमारी जो क्रॉपिंग जैसे डबल क्रॉपिंग शुरू हुई कि एक ही साल में हम 2 क्रॉप्स भी उगाने लगे। एंड देन दोस्तों HYV सीड्स की अडॉप्शन बहुत रैपिडली शुरू हुई। एंड दोस्तों इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हमारे देश में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते थे उससे पहले, पेस्टिसाइड्स या फार्म इम्प्लीमेंट जैसे ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, उसको भी हमने जो शुरू किया। एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स कि अगर फसल खराब हो जाए तो उसके लिए क्या करें। देन दोस्तों इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने स्थापित किए उस वक्त। देन दोस्तों एक बहुत ही मज़ेदार एक क्विक फैक्ट है जो आप जैसे जनरली एग्जाम में ड्रॉप कर सकते हैं कि हमारे देश में जो फूड प्रोडक्शन, सीरियल मतलब अनाज की प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गई, जबकि जो एरिया अंडर जो कल्टिवेशन सिर्फ 30% ही बढ़ा था। दैट मीन्स जब हम कम एरिया में मतलब थोड़ा सा ही एरिया हमने बढ़ाया लेकिन हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई। तो दोस्तों कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत रैपिडली। तो सबसे पहली बात तो कि हमारे देश में जो कैलोरीज अवेलेबल है लोगों के पास वो घट जाती बहुत रैपिडली। हमारी आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही थी तो हमने उसको घटने से रोका। हमारे देश की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ कैलोरीज इंक्रीज हो गई, रिसर्च इंप्रूव हो गई। हमारी जो जो हज़ारों एकड़ हमारी दुनिया भर में जो लैंड अगर जो हमें लगानी पड़ती है एग्रीकल्चर के लिए, लोगों को सस्टेन करने के लिए, वो रुक गई। एंड देन दोस्तों इंडिया जो इंपोर्ट करता था ग्रेन्स को, अब वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया अनाज प्रोड्यूस करने में। इवन कि अफ्रीका एक्सेट्रा में हमने जो अनाज सप्लाई भी किया गरीबों की मदद के लिए। देन दोस्तों फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हुई, उससे मल्टीपल लेवल पे सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। देश की हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। इंपोर्ट हम कर नहीं करते, अब हम हमारी जो फॉरेन सिक्योरिटी जो हमारी पॉलिसीज़ भी जो चेंज होती हैं। देन दोस्तों हमारी यील्ड अगर बढ़ती है तो हमारे देश में जो भुखमरी से मरने वाले लोग, फैमिन से मरने वाले लोग, माल न्यूट्रिशन से मरने वाले लोगों में ड्रास्टिकली रिडक्शन आती है। देन कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हैं, हमें कीमत भी चुकानी पड़ी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो है पेस्ट और पेस्टिसाइड। आप इसको सिस्टमैटिकली समझें तो बात बेहतर रहेगी। जो भारत में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड प्रोड्यूस होने लगे पूरे एशिया में देखें, एंड एशिया में नंबर 1 बन गया भारत पेस्टिसाइड प्रोडक्शन में। अच्छा भी है, इकोनॉमिक हमारा जो उसमें फ़ायदा हुआ, लेकिन इन्वायरमेंटल एंड हमारे ह्यूमन बॉडी में बहुत बुरा प्रभाव हुआ इसका। देन दोस्तों जो अननेसेसरी अगर हम देखें जो पेस्टिसाइड जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में नज़र आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में भी नज़र आते हैं कि अननेसेसरी प्रोडक्शन के साथ अननेसेसरी कंजप्शन हो रही है। एंड देन पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज देखने को मिलते हैं जो नॉट ओनली इन वाटर एंड एयर, इवन इन सॉइल। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो पेस्ट
पेस्ट अटैक है वो एक अलग दिशा में चला गया कि पेस्ट में इम्बैलेंस आ गया। इम्बैलेंस का मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ पेस्ट तो मारे गए, लेकिन कुछ पेस्ट बहुत रैपिडली, जो कि फूड चेन पूरी इम्पैक्ट हो गई, तो उसके डिसरप्शन के कारण नई नई तरह के पेस्ट अटैक देखने को मिले, नई नई तरह के पेस्टिसाइड चाहिए थे अब। एंड देन अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ फार्मिंग भी बढ़ जाती है। एंड पेस्टिसाइड जब ग्रेजुअली, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे लीचिंग हो जाती है कि जो सॉइल में वो लीच करके चले जाते हैं नीचे, अकॉर्डिंगली वो पेस्टिसाइड वाटर में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अब वाटर कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने दोस्तों वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की बात की थी। एंड इसके साथ ही अगर अगर पानी की अवेलेबिलिटी होगी तो अनाज उगाना आसान हो गया था। तो इसीलिए वाटर को, जो फ्रेश वाटर रिक्वायरमेंट देखें, भारत में दोस्तों हाईएस्ट डिमांड है फ्रेश वाटर की। सबसे ज़्यादा हम डिमांड करते हैं फ्रेश वाटर दुनिया में। एंड हमारा बहुत सारा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 91% वाटर एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होता है। ये डेटा 2019 का है। एंड देन दोस्तों, जो वाटर का स्ट्रेस है, वाटर का स्ट्रेस मतलब कि हमारे देश, हमारे यहाँ पर जो पानी की कमी है वो ग्रेजुअली इम्पैक्ट करेगा ना सिर्फ हमारी, जो हमारी आम जनता को, इवन कि एग्रीकल्चर को भी। दोस्तों हमारे जो 50% के आसपास जो हमारे डाइटरी फूड, जो वाटर जो कंजम्पशन है, वो सीरियल्स, वो ऐसे जो वीट, राइस, ये कंज्यूम कर रहे हैं। एंड क्रॉप साइकिल रैपिड होता जा रहा है तो वाटर पे बर्डन बढ़ेगा। एंड दोस्तों कैनाल सिस्टम, इरीगेशन पंप्स एक्सेट्रा ने तो बहुत रैपिडली पानी निकाला। केस स्टडी है पंजाब, जहाँ पर वीट एंड राइस कल्टीवेशन ने सबसे ज़्यादा पानी को डिप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पर आप देखें तो सॉयल टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हुई है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ लीचिंग। एंड देन दोस्तों बजट की बात करें, जो हमारे सरकारी बजट की बात करें दोस्तों, हम साल दर साल देख रहे हैं कि बजट में हायर एलोकेशन जो दी जा रही हैं। एंड इससे हम कंपेयर करें कि क्या एरिया अंडर इरीगेशन बढ़ रहा है, नहीं, वो स्टेगनेंट सा होता जा रहा है। लेकिन बजट में हम इरीगेशन की रिक्वायरमेंट देखते जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें डीपर लेवल पे हमें इरीगेशन करनी पड़ती है, या फिर हम देखें तो इरिगेशन के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगानी पड़ रही है। एंड सरकार का जो इरिगेशन पे ये फोकस के होने के कारण वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग भी बढ़ती जा रही है। देन दोस्तों एयर पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन आपको पता है कि बहुत मेजर मुद्दा बन जाता है। एंड देन की सोइंग से जस्ट पहले हमें रैपिडली जो उसको फसल को जो काट के जो अपनी जो पूरी लैंड को खाली करना पड़ता है, अकॉर्डिंगली जो ट्रेडिशनल हमारी प्रैक्टिस, जो हमारी जो नेचुरल साइकिल्स थी वो डिसरप्ट हो गई हैं। एंड उसके कारण जो शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत रैपिडली क्रॉप्स उगती हैं, क्योंकि हाइब्रिड क्रॉप्स हैं तो बहुत रैपिडली उगती हैं, इनको फटाफट से साफ करना पड़ता है, अगली फसल उगानी पड़ती है। तो उसके कारण हमें अब जो आसान तरीका क्या हुआ कि हम जो रेजिडूज होते हैं आफ्टरवर्ड्स, हमने अपनी फसल काट दी, उसको रैपिडली जला दिया जाता है, ताकि जला दें एंड अकॉर्डिंगली फसल के लिए जो पूरी ज़मीन खाली हो जाएगी। एयर पॉल्यूशन पीक आउट कर जाता है, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा, बहुत कुछ रिलीज होता है। ग्रीन हाउस भी है एंड हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट भी है। देन सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन पे इसका इम्पैक्ट अगर हम जाने कि जो क्रॉप साइकिल बहुत रैपिडली रिपीट हो रही है, जैसे सॉइल न्यूट्रिशन जो हमारा अगर डिप्लीट होता है तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रही है, जो ऑर्गेनिक मैटर हमारी सॉइल को वापस जाता था, वो अब ऑर्गेनिक मैटर ऑटोमेटिकली वापस नहीं जा पा रहा, वो अब अगर ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेट्रा, इसको उखाड़ के हम बाहर फेंक देंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डिप्लीट हो चुका है। ये रिसर्च बताती है, सॉइल क्वालिटी चली गई है, हैवी मेटल्स की प्रेजेंस है, कैडमियम, लेड, आर्सेनिक सॉइल में। एंड देन जो सॉइल में अगर हम वीडीसाइड, हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हैं, इनका पीएच वैल्यू हाई रहती है, तो ये अल्कलाइन, क्योंकि केमिकल्स हैं ये, तो सॉइल का पीएच बढ़ता जा रहा है इनके कारण। मोनोकल्चर हो रहा है वीट राइस के साइकिल का, उसके कारण जो हमारी जो सरफेस से सब सरफेस लेयर की तरफ चले गए हमारा जो सेल्ट है, एंड अकॉर्डिंगली जो उसके कारण फर्टिलिटी लो गई है। एंड दोस्तों बात करें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उन्होंने जो अच्छे कुछ पैथोजेंस हुआ करते थे हमारे सॉइल में, उनको मार दिया है टॉक्सिक केमिकल्स ने। फर्टिलिटी का रैपिड डिक्लाइन है एंड ट्रैक्टर चलते हैं, मैकेनाइजेशन हो गई है, उसके कारण सॉइल टॉप लेयर बहुत हार्ड हो जाती है। एंड हार्ड हो जाने के कारण जो उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसका लॉस हो जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑटोमेटिकली हम कर्टेल कर देते हैं। एंड देन दोस्तों वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एक्सेट्रा, केस स्टडी इज ऑफ हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर देखें तो जो यील्ड्स एंड हमारी जो ओवरऑल जेनेटिक पोटेंशियल था हमारा वीट राइस का, जो वीट राइस, पोटैटो, कॉटन, शुगर केन, सबका ही डिक्लाइन हो गया। देन दोस्तों अगर हम देखें इंडिजिनस वेराइटीज़ जो हमारे देश में ऑटोमेटिकली करती थी, जो बेटर क्रॉप जो हमारी अगर होती कि पेस्ट रेजिस्टेंट होती, 1 लाख के आसपास तो हमने इंडिजिनस राइस की वैरायटीज़ खो दी हैं पिछले 50 सालों में। एंड देन दोस्तों की जो कल्टीवेशन है, सॉरगम हो गया, मिलेट, पार्ले, ग्राउंडनट्स, इनके में हमने उगाना ही बंद कर दिया, इनको बिल्कुल बहुत ही कम हो गए। उससे हुआ क्या दोस्तों कि जो फार्मर्स की प्रेफरेंस जैसे होने के कारण इनमें HYV सीड्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो हो गया रहा है कि हमारे देश में वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि जो ये वाली जो चीज़ें हैं मिलेट्स, पार्ले वगैरह, ये एरिड, सेमी एरिड रीजन में भी हम
हम उसको उगा सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अब हम इनको नहीं उगा रहे हैं तो हम बाकी क्रॉप्स उगा के वाटर कंजम्पशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों फूड कंजम्पशन का पैटर्न बदल गया। जो ट्रेडिशनली और इवन जो कैम्ब्रिज की वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फूड है वो भी बताती है कि हमारी एशियन जो डाइट्स थी इसमें मिलेट्स एंड बार्ले बहुत ज़्यादा थे, अब ये नहीं है, सडनली गायब हो गए हैं मिलेट्स एंड बार्ले, तो हमारी हेल्थ इंपैक्ट पड़ रहे हैं। एंड इवन कि आप देखते हैं कि जो आगे हम पढ़ेंगे कि इवन नई नई तरह की बीमारियां हो रही हैं इंक्लूडिंग हार्ट अटैक्स एट अ वेरी लो एज। तो देन दोस्तों यहाँ पे देखें कि जो बाकी जो हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स में जनरल पॉपुलेशन में कि जो इतने जो पेस्टिसाइड एक्सेट्रा वगैरह देखने को मिलते हैं, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव एंड इम्यून सिस्टम बहुत रैपिडली डिटीरियरेट हो रहे हैं भारतीयों के। एंड जो डिटॉक्सिफिकेशन की एक लिमिट होती है उसके हम बहुत बियॉन्ड जा चुके हैं। अगर जो स्टडी बताती है कि अगर हम सॉइल के थ्रू अगर इनटेक करते हैं पेस्टिसाइड्स का तो हम 100 से 105 गुना ज़्यादा हम इनटेक करते हैं जो पेस्टिसाइड्स एंड अदर जो हैवी मेटल्स का, अगर हम लेट्स से हम उनको वाटर या एयर में कंज्यूम कर रहे होते। दैट मीन्स अगर हम बात करें जो हमारे ऑर्गेनो जो हमारे जितने भी जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैं, कार्बामेट्स, जो पायरेथेरॉइड हैं, तो दैट मीन्स ये कैंसर कॉजिंग भी हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से। हमारे अब जो कैंसर के केसेस देखने को मिलते हैं इन पंजाब हरियाणा बेल्ट। देन दोस्तों फार्मर्स पे इम्पैक्ट देखें, फार्मर्स पे इम्पैक्ट जो फार्मर्स इनको पेस्टिसाइड जितने भी आप फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड, वीडिसाइड डाल रहे हैं, कोई खास प्रोटेक्टिव गेयर्स नहीं होते, सेफ्टी मास्क वगैरह नहीं होते क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस के एब्सेंस में ऐसा होता है तो ग्रेजुअली बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट जो बढ़ता है तो हमारा जो हीमोग्लोबिन को इमोबिलाइज कर देते हैं। दैट मीन्स हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी एंड बहुत सारी नई नई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। कैंसर भी जो ग्रेजुअली देखने को मिलता है जो मैंने बताया भी बढ़ रहा है। देन दोस्तों डीडीटी दुनिया भर में बैंड है, भारत में भी बैंड है, लेकिन अभी भी भारत में इलीगली मिल जाती है, बायो एक्यूमुलेट हो रही है छोटे कंपोनेंट्स में। एंड जो विमेन है, पर्टिकुलरली विमेन की बात करें, जो आधी हमारे देश की आबादी से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं अभी पता लगता है हमें वो एग्रीकल्चर में विमेन है। एंड विमेन में ये जो टॉक्सिन्स जो प्रेजेंस होते हैं तो ये आने वाली जनरेशन्स को इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि चाइल्ड बर्थ में देखने को मिल रहा है कि डायरेक्ट को रिलेशन है कि जितना एग्रोकेमिकल कंटेंट बढ़ेगा पानी में उतना टोटल बर्थ डिफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ये ज़्यादा है क्योंकि रेगुलेशंस बहुत इजीली हमारी यहाँ पे जो फ्लाउट हो जाती हैं, अकॉर्डिंगली ये जनरेशनल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं अब। एंड देन जो अब दोस्तों सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे ही शुरू हुआ तो हमारा सारा फोकस सरकार का कहाँ चला गया, लैंड रिफॉर्म से हटके ग्रीन रेवोल्यूशन की हमारी प्रोडक्शन बढ़ाने पे आ गया कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, देश की आबादी भूखी मर रही है उसको कैसे खाना खिलाएं। दोस्तों एक स्टडी की गई लुधियाना के 3 विलेजेस में, उसमें पता लगा कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का, कि कहते कास्ट सिस्टम ने बहुत रैपिडली बदलाव देखा, अनटचेबिलिटी भी काफ़ी कम हुई इसके कारण। पंजाब एंड हरियाणा के रीजन की जैसे स्टडी की बात करें, मिडिल क्लास इंप्रूव होती है, अपर क्लास एडजस्ट करती है क्योंकि मिडिल क्लास अब एग्रीकल्चर सेक्टर से आनी शुरू हो जाती है तो अपर क्लास एडजस्ट करती है एग्रीकल्चरल मिडिल क्लास को अकोमोडेट करने के लिए। देन जजमानी सिस्टम जिसमें हम टू एंड फ्रो मानते हैं कि कोई एक इंसान बाकी सभी इंसानों की जैसे जो कोई अमीर आदमी है गांव का वो बाकी सभी का अगर ध्यान रख रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि जो पेमेंट सिस्टम चेंज हो जाता है फूड ग्रेन्स वगैरह से। एंड जो वर्क में भी बदलाव देखने को मिलता है कि जो पहले फूड ग्रेन्स फॉर प्रोडक्शन को पेमेंट फॉर प्रोडक्शन मिलना शुरू हो जाता है कि आप काम करेंगे पैसा मिलेगा। एंड देन जो ट्रेडिशनल जो हेरिडेटरी जो प्रिविलेजेस थी कास्ट सिस्टम के साथ भी आती थी, लैंड के साथ आती थी, उसमें भी देखने को मिला कि काफ़ी वीकनिंग हुई। एंड जो पेजेंट्स थे अब वो फार्मर्स बन गए। पेजेंट्स दोस्तों अपने खुद के लिए खाना उगाते थे, दैट्स इट। फार्मर का मतलब क्या होता है, जो औरों के लिए थोड़ा प्रॉफिट के लिए 4 पैसे कमाने के लिए जो उगा रहे हैं खाना, उसमें देखने को मिला बढ़ोतरी हुई। देन दोस्तों कुछ नेगेटिव कुछ एडवर्स इम्पैक्ट्स भी हैं। जैसे पहला डिस्पैरिटी बढ़ी, जो बड़े फार्मर्स थे वो ज़्यादा सरकार के सब्सिडीज़ को ले पाते थे एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा और बड़े कमर्शियल स्केल पे काम कर पाते थे तो अकॉर्डिंगली ज़्यादा अमीर हो गए। जो छोटे फार्मर्स थे पर्टिकुलरली दोस्तों, छोटे फार्मर्स ने के जो लैंड्स को रिक्लेम कर लिया गया एंड जो क्योंकि उन्होंने जैसे अगर उधार पे ज़मीन पे काम कर रहे थे उनकी ज़मीन को ओनर्स ने वापस ले लिया एंड देन लैंडलेस लेबरर्स बन गए वो ओवरनाइट। देन दोस्तों ओनर कल्टिवेशन बढ़ी तो एविक्शन हुई लार्ज स्केल लेवल पे। जो उधार जैसे टेनेंट्स थे जो है ना, जो टेनेंट्स मतलब वहाँ पर जो किराएदार हैं उनकी एविक्शन होती है एंड लीज्ड एरिया आधा रह जाता है 20 साल में। बहुत सारे लोगों को हटा दिया गया, ज़मीन से निकाल दिया गया, वो ओवरनाइट ही
बेचारे क्या बन गए, एक जो अपनी ही ज़मीन जो पहले काम करते थे वहाँ पर, अब वो किराएदार, पहले अपने लिए कमाते थे वो, अब वहाँ पर वो लेबरर बन गए। एंड देन दोस्तों HYV सीड्स कॉस्टली थे, तो फार्मर्स भी प्रेफर करते थे स्किल्ड लेबर ही काम करे कि कहीं कुछ कमी ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए। एंड लेबर मूवमेंट शुरू होती है इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। एंड कॉन्स्पिकुअस मतलब दिखावे की इनकम, क्योंकि इनकम्स बढ़ती हैं MSP का आने से, एंड देन अकॉर्डिंगली उससे जो कॉन्स्पिकुअस इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है इन रूरल एरियाज। एंड देन उससे हम देखें रिलेटिव डिप्रीवेशन फील होती है शेयर क्रॉपर्स को, जो अपनी फसल को बांटते हैं, शेयर करते हैं, उनमें रिलेटिव डिप्रीवेशन आती है कि हम तो बहुत पीछे रह गए। एंड देन कंज्यूमरिज्म की स्टार्ट होती है रूरल एरियाज में। एक विदर्भ का केस स्टडी है, एग्जाम्पल है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन वेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। विदर्भ में नेचुरली पानी की बहुत कमी है एंड कैनाल सिस्टम एक्सेट्रा भी बहुत डेवलप नहीं था, तो उसके कारण हुआ क्या कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन के वेज को कॉपी कर रहे हैं एंड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को करना चाहते हैं उधार लेकर। तो जब वो नहीं कामयाब हो पाता, नहीं सक्सेसफुल हो पाता, तो उस कारण से डेट अनसस्टेनेबल हो जाता है एंड अ लॉट ऑफ फार्मर्स कमिट सुसाइड। विदर्भ इज इन फेमस फॉर इट्स फार्मर सुसाइड्स। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर 1991 के बाद हम जैसे हमने इकॉनमी ओपन अप भी करी, तो अब एक नई चीज़ देखने को मिलती है, वो है फुट लूज लेबर। फुट लूज लेबर दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि ना, जो सर्कुलेशन ऑफ लेबर देखने को मिलती है एक, दैट मीन्स कि ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि बस चलते ही रहते हैं कि पहले पंजाब, फिर हरियाणा पहुंच गए, फिर यूपी चले गए एटसेट्रा। फसल जहाँ जहाँ काटते रहेंगे वहाँ वहाँ पे वो पहुँचते रहते हैं, तो उनकी कंडीशंस बहुत पुअर होती हैं, बच्चों में कोई एजुकेशन नहीं पहुँच पाती, हेल्थ लेवल बहुत डिटीरियोरेट रहते हैं। एंड देन इसलिए वो 1991 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर को और कमर्शलाइज करने पर जोर दिया गया। देन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू होती है, क्योंकि जो थोड़ा शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ होती है, तो बहुत से मेन चले जाते हैं शहरों में काम करने। विमेन दे बिकम चीप लेबर, ठीक है, चीप लेबर इन देयर ओन फील्ड्स, इन देयर ओन रूरल एरियाज। एंड देन दोस्तों WTO में पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत पे बहुत दबाव रहता है कि सब्सिडीज़ को कम करो एटसेट्रा, रैशनलाइज करो, है ना, जो और ऐसी सब्सिडीज़ जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है उनको फेज आउट करो। तो इम्पोर्ट्स भी आने शुरू होते हैं बहुत सारे। तो एंड उसके कारण होता क्या है कि ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी से इंडियन फार्मर्स को इतना एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है जो सरकारों से, जितना कि यूरोपियन और अमेरिकन फार्मर्स को है। तो वी सडनली स्टार्ट फीलिंग द हीट कि इवन की फ्रूट्स आ रहे हैं वॉशिंगटन से एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर कमिंग टू इंडिया एंड ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं बाहर से। तो सडनली इंडियन फार्मर्स दे फील अ लॉट ऑफ हीट कि कंपटीशन बढ़ गया, मार्जिन रिड्यूस हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू करती है सरकार, जिससे इनसिक्योरिटी बढ़ती है, डिपेंडेंसी बढ़ती है ऑन कंपनीज, ठीक है, और अपने ही इंडिजिनस नॉलेज का लॉस होता है, क्योंकि कंपनीज बताती हैं कि आपने कैसे उगाना है सामान, ठीक है, कौन से सीड यूज़ करो, कौन से साइंटिफिक एग्रीकल्चर चाहते हैं करना, लेकिन इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करने पर कोई भी यहाँ जोर दिया नहीं जाता। देन कैश क्रॉप्स पड़ती हैं, जैसे कि कट फ्लावर्स एक्सेट्रा। बैंगलोर की केस स्टडी है कि बैंगलोर के बगल में सिर्फ और सिर्फ जो कट फ्लावर्स की खेती होती है, उसके कारण वहाँ पर अब जो पहले फूड ग्रेन प्रोडक्शन को लेकर काम होता था वो रुक गया, ठीक है। फूड ग्रेन ग्रेजुअली कुड इजीली बी रिप्लेस्ड बाय कैश क्रॉप्स। गुड थिंग एंड बोथ बैड थिंग। ओके, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की, क्योंकि इंक्रीज इनका बढ़ाना पड़ रहा है, ग्रेजुअली सरकार की सब्सिडी का मॉडल भी चेंज हो रहा है, तो इस कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है रादर। एंड मल्टी नेशनलाइजेशन, MNCization कहते हैं एग्रीकल्चर की, जिससे कि पहले सरकार सीड्स बांटती थी, वो सरकार ने सीड्स अपने खुद बनाकर अब जो उसको देना बांटना बंद कर दिया सरकार ने, प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। वो मार्केटिंग एटसेट्रा सभी सरकार चाह रही थी लाना, मार्केटिंग में भी कि बहुत एक्सेसिवली प्राइवेट एजेंसीज को यूज़ करें, तो गवर्नमेंट एजेंसीज रिप्लेस हो रही हैं प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज द्वारा। एक सरल इसका एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग सीड्स का। जो सरकारी हमारे पहले सीड्स मिलते थे वो टर्मिनेटिंग नहीं होते थे कि एक जनरेशन के बाद आप अगली फसल उगाएंगे, वो उसमें से आप कुछ सीड निकाल के रख लें एंड देन उससे अगली फसल, देन उससे अगली फसल उग सकती है। लेकिन अभी जो प्राइवेट कंपनीज के जो हमारे सीड्स हैं वो टर्मिनेटिंग है, एक जनरेशन के बाद अगली जनरेशन में वो काम नहीं करते, दे टर्मिनेट, दैट्स इट, यू हैव टू बाय देम अगेन। ओके, फार्मर सुसाइड बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि फार्मर जो डिस्ट्रेस में से तो बहुत सदियों से हैं, लेकिन सुसाइड रिलेटिवली नए हैं, पिछले 15-20 सालों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। एंड देन कंस्पिकुअसनेस, मतलब कि दिखावे की इनकम से, क्योंकि अगर आपने जैसे बड़ा ट्रैक्टर रखना है, इतने बड़े ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डाउरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है एंड बेटर हेल्थ एजुकेशन मेडिकल केयर वगैरह की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। लेकिन ये इसके साथ साथ अगर इनकम बढ़ रही है तो ये भी बात होती है पर्टिकुलरली कि आप हमें ज़्यादा दहेज दीजिए, तो गाँव में कॉन्स्पिकुअसनेस के साथ डाउरी के केसेस बढ़ते हैं। एंड देन उसके बाद अब इफेक्टिव मोबिलाइजेशन फार्मर्स की नहीं हो पाती, फार्मर प्रोटेस्ट एक्सेट्रा में देखा होगा आपने कि बहुत टाइम लग जाता है फार्मर्स को अपनी बात मनवाने के लिए, तो इसलिए पॉलिसीज़ इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो हमें अगर एग्ज़ाम में ध्यान में रखें तो हमें डेफिनेटली कैन
हेल्प अस अ लॉट एंड डेफिनेटली कैन हेल्प अस मे बी अचीव गुड मार्क्स, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट 1991 के पहले एंड ओवरऑल सोशोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें, ठीक है। फ़ायदे नुकसान वाला फार्मर्स पे इम्पैक्ट, जनरल पॉपुलेशन की हेल्थ पे, फूड कंजम्पशन पैटर्न पे, इंडिजिनस वेराइटीज़ पर, सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन पे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पेस्ट की जो नई नई टाइप्स हैं, पेस्टिसाइड की नई नई टाइप चाहिए होंगी, ये एडवर्स लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी हैं हमारे पास। एंड देन कुछ हमने क्विक फैक्ट्स देखे, कुछ पॉइंट्स देखे, इतिहास में झांका एंड हमने जाना कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन कितनी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितनी सारी आबादी को इम्पैक्ट करती है। एंड ओवरऑल देखें तो जो फूड कंजम्पशन के थ्रू पूरी की पूरी देश को, पूरी की पूरी आबादी को इम्पैक्ट करती है, ठीक है दोस्तों। तो बस इसको हम एक ये पेपर पे बेस्ड है, एक पेपर इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा एंड देन उस पेपर पे बेस्ड हमारा रिसर्च। अदरवाइज सोशोलॉजी में हम ये बहुत सी चीज़ें पढ़ाते हैं तो उसमें से ये बोरो किया कंटेंट, लेकिन एक बेहतर आंसर बनाने की कोशिश की। इसमें सिर्फ एक चीज़ अगर आप अंत में चाहते हैं डालना, वो ये है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, उस पर यू कैन कीप एडिंग पॉइंट्स। अदरवाइज आप चाहें तो उसको कमेंट्स में बता सकते हैं कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं। भारत सरकार की स्कीम्स को कोट कीजिए एंड ओवरऑल योर आंसर विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग अ वेरी गुड जीएस आंसर। ऑलरेडी दोस्तों, चलिए मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।